Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you are enjoying physics to the best. So, हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे बेटा. गॉस लॉ की एप्लीकेशन हमने ये देखा था कि जब भी हमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उस कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो गॉस लॉ आके हमारी मदद करता है. ठीक है बेटा, उसमें हमने उसकी पहली एप्लीकेशन की बात की थी कि अगर हमारे पास एक लीनियर चार्ज है बेटा, लाइन चार्ज है, जैसे एक वायर, उसके ऊपर चार्ज, और ये वायर क्या है, इनफाइनाइट, उसके ऊपर चार्ज ही चार्ज है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज की, आप नेगेटिव भी ले सकते हो. ठीक है, तो हमने ये देखा था ये इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट का मतलब जिस पॉइंट पर हमने, मान लो वो पॉइंट P है and it is at a distance x or r from this line charge, continuous charge distribution. So हमने जिस पॉइंट पे ये निकालना था वो पॉइंट बहुत नज़दीक है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा कि जैसे एक पहाड़ है, अगर मैं उसको बहुत दूर से देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इतना पहाड़ है, फाइनाइट लेंथ लग रही है उसकी, पर अगर मैं उसके बहुत पास चली जाऊँ कि इस तरह से कि वो पहाड़ की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ मी एंड दैट माउंटेन. मतलब अगर ये लेंथ बहुत लंबी हो गई और ये डिस्टेंस, ये P पॉइंट इसके बहुत पास है, ये 10 मीटर्स की, ये 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट को क्या लगेगा कि वायर ही वायर है और नीचे भी वायर ही वायर है. जैसे अगर मैं पहाड़ के पास चली जाऊँ, बहुत पास चली जाऊँ, ठीक है, और बहुत लंबा पहाड़ है, तो मुझे लगा पहाड़ ही पहाड़ है, मुझे उसकी पीक दिख ही नहीं रही. ऐसा नहीं है कि वो अनंत तक है, नहीं, वो है तो फाइनाइट, पर क्योंकि मैं उसके बहुत पास हूं, जो पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा है वो बहुत पास है, जिसकी वजह से वो चीज हमें क्या लग जाती है, इनफाइनाइट. ओके, तो इस तरह से हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर थी इस पॉइंट के लिए, वो वायर कॉन्टिन्यूस चार्ज था उसके ऊपर. ठीक है जी, तो इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी गॉस लॉ का यूज करके, और हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. इट वॉज लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट. लैम्डा हमारे पास क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी. चार्ज जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आती है ना, तो हम चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज लैम्डा. तो यहां से हमारे पास ये आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. मतलब एक लीनियर चार्ज के जितना दूर दूर मैं जाऊंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहेगी. तो ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन, दैट वाज ड्यू टू अ लाइन चार्ज. अब इस वीडियो लेक्चर में हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में, दैट इज वेरी इजी, बहुत ही आसान, बच्चों वाला खेल लगेगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग. दैट इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिजायर्ड पॉइंट ड्यू टू अ इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज. जहां पर हमारे पास एक वायर थी, उस वायर को रिप्लेस कर लिया एक शीट ऑफ चार्ज ने, एक ऐसी शीट जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूस चार्ज है बेटा, और वो इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट का मतलब समझ आ गया कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो उस वायर, उस शीट से बहुत ही ज्यादा नजदीक है, और उस पॉइंट को ये लग रहा है कि वायर बहुत लंबी, शीट बहुत लंबी है. सो अब हमें यहां पर निकालना है. अब हम यहां पर इनफाइनाइट शीट की बात करते हैं बेटा, इनफाइनाइट शीट की बात करते हैं. जैसे मेरे पास यहां मैं शीट बना रही हूं एक, वाह मेरी ड्राइंग, ठीक है, एक मैंने शीट बनाई, दैट इज कंटेनिंग, एंड दैट इज इनफाइनाइट, बहुत लंबी, एंड दैट इज कंटेनिंग अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. एज यूजुअल आई एम टेकिंग इट पॉजिटिव, बट अगर आप नेगेटिव लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा बेटा. ठीक है, आप नेगेटिव ले लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक, तो इसका मतलब एक आपके पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है. ओके, और आपको ये जो शीट है ना, इसके इधर भी चार्ज है और इसके इधर भी चार्ज है, इसके दोनों तरफ हमारे पास चार्ज है. ओके, तो इसका मतलब ये शीट इधर भी कॉन्टिन्यूस चार्ज, इधर भी कॉन्टिन्यूस चार्ज, और ये इतनी पतली है ना कि इसकी थिकनेस हम इग्नोर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं बेटा, थिकनेस वी आर इग्नोरिंग, वी आर नॉट कंसीडरिंग इट्स थिकनेस. फिर मैं इसके बाद आपको एक स्पेशल केस कराऊंगी जिसमें हम थिकनेस को कंसीडर कर लेंगे, पर अभी थिकनेस को मारो गोली, ठीक है जी. तो अभी हमारे पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव चार्ज है. ओके, सच दैट इसका सरफेस
यहां पर देखो, जो इसके चार्ज है ना, चार्ज, उसको हम लेते हैं चार्ज डेंसिटी। इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का मतलब है द चार्ज दैट इज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। जब हम लंबी वायर की बात कर रहे थे तो हमने चार्ज की कैसे बात की थी, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है। अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर लेंथ में चार्ज प्रेजेंट है 5 कूलम, तो 5 मीटर में कितना होगा वो कैसे बताएंगे, 1 मीटर में 5, तो 5 मीटर में 5 इंटू 5 दैट इज 25। समझ आ गई मेरी बात। इसका मतलब क्या है कि हमने वहां पर एक यूनिट लेंथ की बात की थी कि इस एक यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है, उससे हम निकाल सकते हैं कि डिजायर्ड यूनिट लेंथ में कितना है। यहां पर क्योंकि शीट है मेरे पास, तो यहां पर लेंथ की बात नहीं होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात नहीं होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया की बात होगी। मतलब पर यूनिट एरिया, इसके पास अगर सिग्मा चार्ज है, उसको, इस सिग्मा को कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। समझ आ गई मेरी बात। मतलब अगर ए एरिया में क्यू चार्ज प्रेजेंट है, सो चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू ओवर ए क्या होगा मेरे पास, सिग्मा। इफ क्यू इज प्रेजेंट, चार्ज इज प्रेजेंट इन एरिया ए, देन सिग्मा इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमने एक ऐसी शीट कंसीडर करी जो इनफिनिट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, सिग्मा। ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट P जो कि इसकी लेंथ, मतलब ये जो लेंथ है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ दिस शीट एंड पॉइंट P, इससे कुछ r डिस्टेंस पर है हमारे पास। ये है शीट मेरे पास जो कि दोनों साइड से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, कॉन्टिन्यूस चार्ज्ड है। ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस r है। ये शीट और पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, r है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, कौन आएगा, गॉस महाराज। वो कहेगा डोंट वरी आई एम हियर। ठीक है, हम गॉस लॉ को कैसे यूज करेंगे, वो कहते हैं मैं तो तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे यूज करो, पर कैसे यूज करना है उसका ट्रिक मैंने आपको अपने लास्ट 1-2 पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम कैसे यूज करते हैं इसको। चलो, हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक ऐसा पॉइंट जो कि इस शीट से r डिस्टेंस पर है बेटा। कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला ड्रॉ दी गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट P सच दैट इट इज सिमेट्रिकल। मैंने आपको सब बताया हुआ है कि एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, पहला पॉइंट वो सिमेट्रिकल होना चाहिए ताकि हमें उसका एरिया पता हो। जब एरियल सरफेस इंटीग्रल लेंगे ना, टोटल सरफेस एरिया हमें पता होना चाहिए। अब्बड़ खब्बड़ सा ले लिया, उसका एरिया कैसे निकालोगे। अगर क्यूबॉइड है उसका एरिया आपको पता है, सिलेंडर है उसका एरिया आपको पता है, क्यूब है उसका एरिया आपको पता है। तो ऐसा सिमेट्रिकल सा गॉसियन सरफेस बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, वो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट P से पास होना चाहिए, या वो गॉसियन सरफेस के ऊपर ये पॉइंट P आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस के पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। समझ आ गई। और अगर वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पे होगा तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है ना, वो इस पॉइंट पर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पे है। ये है इसका लेने का बेसिक आइडिया कि हम क्यों गॉसियन सरफेस पे ये पॉइंट लेते हैं। ठीक है जी। तो एक गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक ऐसा क्लोज्ड 3D सरफेस जिस पे हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है जी। चलो, तो एक मैंने ना सिलेंडर ले लिया बेटा, बना दिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया। मतलब ये शीट, उसमें से सिलेंडर को क्या कर दिया, घुसोड़ के बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक सिलेंडर जो कि इस शीट में से पास हो रहा है, सच दैट इस सिलेंडर का जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन बोथ द साइड इज ए एंड ए। कैपिटल ए हमारे पास क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है। बाकी और डायमेंशन नहीं ले रही मैं, इसके लेंथ क्या है फलाना ढिमका, क्यों, क्योंकि हमें यूज नहीं होगा, हमें सिर्फ इसका यूज आने वाला है। अभी देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेंडर के थ्रू अपना फ्लक्स निकालने की कोशिश करूं, गॉस थ्योरम को थोड़ा सा भी साइड पे रख देते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं चाय पानी पी ले, हम तुझे बाद में उठा लेंगे। ठीक है, अभी आप साइड पे रहो। अभी हम सिंपल कहते हैं कि फ्लक्स मेरे पास क्या होता है, अगर इस सरफेस के लोग गॉसियन सरफेस, ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के लोग मुझे फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस 3 सरफेसेस से बना हुआ है। कौन कौन से, अगर ये मेरे पास सिलेंडर है तो एक तो ये कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस, ये वाला,
एक ये वाला एरिया और एक ये वाला फ्लैट सर्कल वाला सरफेस। तो एक पहला एरिया, दूसरा सरफेस और ये तीसरा सरफेस, तीन सरफेस को जोड़कर ये गॉसियन सरफेस बना हुआ है। तो इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, तीनों का एडअप कर दो, दैट विल बी द टोटल फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस phi1 मान लो, सेकंड सरफेस इज phi2, थर्ड सरफेस इज phi3। ओके जी, बात रह गई phi1 निकालो, phi2 निकालो और phi3 निकालो। हमें पता है, चलो अब मैं phi1 निकालती हूँ सबसे पहले। ठीक है बेटा, phi1 कैसे निकालेंगे, आपके पास जो ये पहला सरफेस है इसके ऊपर ना एक छोटा सा ds ले लो। और पहली बात, क्योंकि मेरे पास ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो तो रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव के अवे होती है, और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस एक यूनिफॉर्म चार्ज है इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलेगी और दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस शीट। समझ आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम दिस शीट एंड व्हाई आई हैव ड्रॉन इट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है ना, दैट इज कॉन्टिन्यूस एंड यूनिफॉर्म। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है एक तो अवे है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है मैंने। ठीक है जी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है। ठीक, फर्स्ट सरफेस का जो ds है बेटा, ये छोटू सा ds, इस ds पर नॉर्मल ड्रॉ करो। अब ये ऐसा सिलेंडर, ये इसका सर्कल, इसके ऊपर नॉर्मल क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है, अगर ये सर्कल है तो नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है, नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है, पर मैंने कहा कि नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड लेते हैं। तो ये अगर सरफेस तो नॉर्मल अंदर भी हो सकता है बाहर, पर हमने कौन सा लेना है, बाहर वाला। अंदर वाले को कहेंगे सॉरी हम आपको नहीं ले सकते क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज आउटवर्ड्स। तो ये अगर पॉइंट है तो ये हो गया मेरे पास ds वेक्टर, ये है ds, ये तो छोटा सा उसका मैग्नीट्यूड, ये उसकी डायरेक्शन नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है इस तरफ E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल क्या है बेटा, 0। तो फ्लक्स क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो सरफेस इंटीग्रल अलोंग फर्स्ट सरफेस किसका, E डॉट ds का। E डॉट ds क्या होता है, E ds cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 0, cos 0 इज 1। E जो है मेरे पास, अगर मैं इसको बाहर ले आऊं तो सरफेस इंटीग्रल ds अलोंग फर्स्ट, क्यों बाहर लेकर आई, बिकॉज E इज अ कांस्टेंट, इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तभी बाहर आया ना इंटीग्रेशन के। तो E इंटू टोटल एरिया क्या है फर्स्ट फ्लक्स का, ये, और मैंने इसका एरिया क्या माना था, A, आ गया ना A का यूज। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस इज E इंटू A बेटा। अब हम निकालते हैं फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस, तो मेरे पास फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स आ गया E इंटू A। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं सेकेंड सरफेस का फ्लक्स, phi2 निकालते हैं। phi2 मेरे पास, अब देखो phi2 है कर्व्ड सरफेस, ये रहा कर्व्ड सरफेस, मेरे मार्कर को देखो, ये सिलेंडर है ना, ये कर्व्ड सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और इधर को है। इस कर्व्ड सरफेस पे अगर ये ऊपर छोटा सा ds ले लूंगी तो ds कैप या ds वेक्टर कहाँ आएगा, इसके परपेंडिकुलर, जो कि ऊपर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और ds वेक्टर ऊपर, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। मतलब अगर ये मेरे पास ds है तो ये हो गया ds वेक्टर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इसी तरह से अगर आपकी तरफ लूं मैं यहाँ पे ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ds वेक्टर इधर, फिर से एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। दोबारा से देखो, जो कर्व्ड सरफेस है बेटा, ये कर्व्ड सरफेस, इसके ऊपर अगर मैं ऊपर टॉप जो छत वाला है यहाँ पर ds लूं तो छत की तरफ होगा, और E क्या है इधर, एंगल बिटवीन देम इज 90, ये छत और ये इधर 90 बन गया। अगर मैं आपकी तरफ लूं ds छोटा सा, तो ds वेक्टर क्या होगा, आपकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट या लेफ्ट, तो एंगल बिटवीन क्या हो गया 90 डिग्री। समझ आ गई, इसका मतलब सेकेंड सरफेस पे क्योंकि E और ds के बीच का एंगल 90 आ रहा है, तो E डॉट ds ये क्या होगा, सेकेंड सरफेस के लोग E डॉट ds, और E डॉट ds होता है E ds cos ऑफ एंगल दैट इज 90, cos 90 इज 0, सो 0 का इंटीग्रल इज ऑलवेज 0। इसका मतलब सेकेंड सरफेस बेचारा रोता बैठ गया क्योंकि सेकेंड सरफेस के लोग कोई भी फ्लक्स नहीं है। ठीक है जी, तो phi2 आ गया मेरे पास 0। फटाफट से निकालो phi3।
phi 3 that will be surface integral along third surface E dot ds, that is E ds cos of angle between them. अब अगर ये देखूं, ये ds हो गया, ये ds है मेरे पास छोटा सा, ये ds वेक्टर और इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉर्मल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, cos of 0 that is 1. तो E बाहर आ जाएगा बीइंग कांस्टेंट, ds का इंटीग्रेशन अलोंग थर्ड that is E into A, क्योंकि इसका एरिया A और इसका एरिया भी हमने A लिया था. तो इसका मतलब phi 3 भी क्या आ गया, E into A. phi 1 phi 2 phi 3 की वैल्यू phi टोटल में पुट कर दो, तो phi टोटल is E into A plus 0 plus E into A, that will be 2EA. तो phi टोटल इस फ्लक्स के, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू आ गया मेरे पास E into A into 2. That means, जल्दी, that means मेरे पास फ्लक्स टोटल आया 2EA. तो अब हम ये कह रहे हैं गॉस थ्योरम को, गॉस महाराज को, कि चाय पानी आपका खत्म हो चुका, अब आप आइए, अब हमें आपकी जरूरत है. क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, अब गॉस लॉ जो कहता है उससे भी हम फ्लक्स निकाल सकते हैं इस गॉसियन सरफेस से, और हमारी निकाली हुई भी एक टोटल फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी. समझ आ गई? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरे पास कहां पर, यहां पर मतलब इस पॉइंट पे, क्योंकि गॉसियन सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और P पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर ही है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ये E ही है. ठीक, तो गॉस महाराज कहते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज द टोटल नेट चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब जो ये सरफेस अपने अंदर नेट चार्ज लेकर बैठा है, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम. तो मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल टेक एयर पूरे डेरिवेशंस में, एंड आई एम विद दैट. ओके, सो टोटल फ्लक्स इसके लोग क्या होगा, इसका जो नेट चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इसके अंदर चार्ज क्या एनक्लोज्ड है, ये बात रह गई छोटे से निकालने वाली. क्या चार्ज एनक्लोज्ड है इसके अंदर, बेटा चार्ज तो ना ही यहां पे है ना यहां पे, ये शीट के अंदर चार्ज है. अगर मैं एक शीट ले लूं और उस शीट पे ये ऐसे घुसोड़ दूं एक सिलेंडर, तो इस सिलेंडर के अंदर, और उसका एरिया है मेरे पास A, ये एरिया है मेरे पास A, तो उस सिलेंडर के अंदर बेटा कितना शीट का पोर्शन आ रहा है, जो ये है, ये गोला आ रहा है ना पूरा, इतना सिलेंड्रिकल, ये ऐसे है, इसका ये रेडियस है, तो इतने ही रेडियस वाला आ रहा है. ठीक है, मतलब अगर मेरे पास इसकी सिग्मा थी चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और मान लो इस ए एरिया, मतलब इस ए एरिया में हमें चार्ज निकालना है, मान लो वो चार्ज है Q ए एरिया में. ठीक है जी, तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा, सिग्मा. आपको सिग्मा की वैल्यू दी होगी. अगर मैं कह रही हूं कि इस ए एरिया में आपको चार्ज निकालना है, क्यों, क्योंकि इस ए एरिया के सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो आपको यहां पे पुट करनी है ना, उसकी वैल्यू वो कहां से आएगी, मैं आपको उसका मेथड बता रही हूं कि अगर इस ए एरिया में मान लो वो चार्ज क्यों है और हमें क्यों नहीं पता कि वो क्या है, तो आपको ये तो पता है ना कि ए एरिया में चार्ज है क्यों, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा, चार्ज, वो चार्ज जो उस एरिया में है, क्यूब अपॉन ए, और वो है क्या, सिग्मा. तो यहां से आप चार्ज निकाल सकते हो, बिल्कुल, ए को इधर ले जाओ. सो चार्ज इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए. पुट करो फटाफट सिग्मा इंटू ए, यहां पे नेट चार्ज में पुट करेंगे सिग्मा इंटू ए. आपको यहाँ पे एरिया भी पता है, आपको यहाँ पे सिग्मा भी पता है, क्यों नहीं पता था, तो आपको ये पता था कि सिग्मा इज क्यू अपॉन ए, तो आपने यहाँ से क्यों निकाल लिया, सिग्मा इंटू ए, यहाँ पुट किया अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ये भी ये कह रहा है कि इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स जो हमने बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सरफेसेस का फ्लक्स निकाल के ऐड किया, और गॉस थ्योरम भी हमें, जो गॉस महाराज हैं वो भी हमें कह रहे हैं कि टोटल फ्लक्स क्या है ये, तो दोनों ही टोटल फ्लक्स बता रहे हैं, इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. सो यहां से 2EA इज सिग्मा ए अपॉन ई, सॉरी एप्सिलॉन, दिस इज एप्सिलॉन ना, मैं कहूं ई यहां कहां से आ गया, तो ई स्क्वायर हो जाएगा. सो ए से ए कैंसिल, तो यहां आ गया मेरे पास E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस पर है इज E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. क्या आया मेरे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. r तो कहीं दिख नहीं रहा,
इसका मतलब एक शीट जो कि इनफाइनाइट शीट है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, ध्यान से सुनिए, एक ऐसी शीट जो इनफाइनाइट है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, उस शीट की वजह से उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर तो वो पॉजिटिव है तो अवे होगी और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां, चाहे यहां, 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 जहां मर्जी निकालो, चाहे आप 5 मिलीमीटर पे निकालो, चाहे 10 मिलीमीटर पे निकालो, चाहे 15 मिलीमीटर डिस्टेंस पे निकालो, वो क्या होगा, दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कांस्टेंट। समझ आ रही है मेरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द शीट। ये शीट है अगर, तो पॉइंट यहां है, चाहे यहां, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको सिग्मा पता हो मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी शीट की चार्ज डेंसिटी पे। अगर दूसरी शीट ले आऊं जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो E बढ़ जाएगा, तीसरी शीट ले आऊं जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम है तो E कम हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो इसकी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, और वो जिस मीडियम में है उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पे डिपेंड कर रही है। वो पॉइंट कहां पर है, कितने डिस्टेंस पर है इस शीट से, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद छोटा सा 1-2 सेकंड का हमारे पास टॉपिक है। बच्चे अगर ये शीट फाइनाइट लेंथ की हो जाए, समझ आ रही है मेरी बात, अगर मेरे पास ये शीट फाइनाइट लेंथ की हो जाए, इसकी चौड़ाई को, जिसको हमने गोली मारी थी, अब उसको गोली नहीं मारे, अगर हम मान लो इसकी थिकनेस T है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है E का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आ गया इसका फॉर्मूला, हमें पता है हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या आया था, टोटल फ्लक्स जो है वो इसकी थिकनेस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, टोटल फ्लक्स तो इस पे डिपेंड कर रहा था, जो हमने स्टार्टिंग में तीनों सर्फेसेस का लिया, इसके लॉन्ग फ्लक्स प्लस इसके लॉन्ग फ्लक्स प्लस इसके लॉन्ग फ्लक्स, और वो हमारे पास आया था दैट वाज 2E इंटू ए। ठीक है जी, उसके बाद ये हमने टोटल निकाला था, और यहां पे हमने कौन सा इक्वेट किया था, जो गॉस थ्योरम से आया था, और गॉस थ्योरम हमें क्या कह रहा था कि द नेट चार्ज, अब नेट चार्ज बच्चे यहीं पे डिफरेंस है, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम तो चेंज नहीं किया, तो एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज आएगा। अब नेट चार्ज क्या है इसके ऊपर, वो चेंज हो जाएगा अगर इसकी थिकनेस हम कंसीडर करें, मतलब अगर इसकी थिकनेस T है बेटा, तो नेट चार्ज इसके अंदर क्या होगा, इस सरफेस, ये शीट है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, थिकनेस है इसकी, तो इस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है, और जो इस सरफेस की वजह से चार्ज है, जहां हम पहले एक पतली से ले रहे थे, और इस सिलेंडर के एरिया A में हम कह रहे थे इट इज सिग्मा इंटू A, अब इस वाले का सिग्मा इंटू ए और इस वाले फेस का सिग्मा इंटू ए, दो एडअप हो जाएंगे, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 2 सिग्मा इंटू ए। इस 2 को ये 2 काट देगा, सिग्मा इंटू ए से ए कैंसिल, तो ई क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसकी थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर इसका हम थिकनेस कंसीडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस 2 को काट देना। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें प्लीज अप्रिशिएट कीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम अपना बेस्ट दे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो बी विद अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।